तो गुड आफ्टरनून गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे यार। ये मेरा थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है मैंने, देखिए जैसा कि हल्का फुल्का किया है, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बाकी करना यार। सोच रहा थोड़ा थोड़ा अच्छा होता जाए। और जो ये आवाज़ सुन रहे हैं ये हमारा नया वाला माइक है बोया का MM1। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा पिछले वाली ऑडियो में उस वाली ऑडियो में। तो हाँ यार, आज आते हैं मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं कंझावला, वहाँ पे हमारी SDM साहब के साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो जो भी मीटिंग के बारे में जो भी क्वायरी है वो मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है लेकिन थोड़ी बहुत मिली है। अगर मैंने आपको गलत बता दिया तो यार थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा काम। तो वहाँ पे चलते हैं, पूरी मीटिंग दिखाते हैं। SDM साहब के साथ भी हम थोड़ी फोटो वोटो खिंचवाने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्होंने अलाउ वगैरह किया तो। चलो चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने SDM ऑफिस में। थोड़ी देर बाद हमारी मीटिंग चालू होने वाली है, तो उसके अंदर जो भी हमें बताया जाएगा वो आपको फिर आपके साथ थोड़ी देर बाद हम शेयर करेंगे। तो जो भी होता है आप बने रहे हमारे चैनल पर। आप इसके बारे में बताएं। इनके बातों के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं कोविड-19 के बारे में, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो वो जरूर आप इनसे पूछिएगा। एक्सपर्ट है, किसी फील्ड के हैं, डॉक्टर्स हैं, आपको बताएंगे और आपकी शंका को दूर करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपको सर ने बताया कि किसी बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपस की वजह से या फिर आपस में ऐसे जानते हो सकती है। बहुत सारी समस्या आपको पता है इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी क्या है, कैसे फैलता है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। हम ये आज आपको किसी आपको बताएंगे कि ये बीमारी है क्या, कैसे फैलता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं हमारे शरीर में, और हम अपने आप को और हम अपने समाज को इस बारे में कैसे बचाएंगे। और एज ए सिटीजन, एज ए भारत के नागरिक और एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक का क्या फर्क होता है वो हम जानेंगे, और हम आगे चल के क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना। अब बात करें इसमें कि ये बीमारी जब किसी को होता है या किसी को इन्फेक्शन हो गया, अब उसमें जो लक्षण आते हैं उसमें कितना टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी डिजीज को इन्फेक्शन से लेके साइन सिम्टम तक डेवलप करने तक का जो पीरियड होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस बीमारी के केस में 5 से लेकर 14 दिन तक का माना गया। 5 से 14 दिन के बीच में एक बार किसी को इन्फेक्शन हो गया तो इतना दिन लगता है इसको साइन सिम्टम्स आने में, जो लक्षण है उस बीमारी को उसमें आने में। इसी वजह से इसको कहा जा गया था कि आपको 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड का रखा गया था, जो कंसेप्ट बनाया गया था, इसीलिए बनाया गया था। क्या उसी फेज में क्या होता है कि जो वायरस का जो स्प्रेड होता है ना, जो स्प्रेडिंग करते हैं, जिसको वायरस निकलना होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है इसी फेज में। यही वजह है तो उसको कहा जाता था कि जब किसी को ये बीमारी होगी तो अपने आप को आप आइसोलेट कर लो, क्वारंटाइन कर लो। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि आइसोलेट कर लो, अपने आप को अलग कर लो, ताकि ये बीमारी आपके अलावा किसी और को ना हो। इस बीमारी की एक जो अच्छी बात ये है कि एक तरह से सेल्फ लिमिटिंग है। सेल्फ लिमिटिंग कहने का मतलब ये है कि अपने आप ठीक हो जाना। हमारे इंडिया में आप सबने देखा होगा डाटा, लगभग 70% से ज़्यादा रिकवरी करें। इसके लिए हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। जो डेथ रेट है, डेथ रेट कहाँ पर है? जहाँ कोमॉर्बिडिटी है। कोमॉर्बिडिटी कहने का मतलब ये होता है कि जो 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग होते हैं वो, या फिर वो लोग जिनको कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी है, लीवर का बीमारी है, कैंसर है, HIV है, या और भी कोई बीमारी ऐसी जिसमें तो स्टेरॉइड वो ले रहा है, उसकी इम्यूनिटी लो है, तो वैसे लोग इस बीमारी के रिस्क में ज़्यादा आते हैं। और उसी लोगों की यूजुअली जो डेथ शुरू में हुआ था दिल्ली में, या जो हो रहा है डेथ, उसमें ये देखा गया कि एसोसिएटेड सिम्टम्स जिसमें थे, एसोसिएटेड फीचर्स के साथ जो थे उन्हीं की डेथ हुई। सिर्फ नोवेल कोरोना वायरस या कोविड की वजह से डेथ रेट बहुत कम है, नहीं के बराबर है। ठीक है, तो ये होगा कोमॉर्बिडिटी के साथ में यदि हुआ तो। अब बात आती है इसका ट्रीटमेंट का। तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टोमेटिक होती है, सिम्टोमेटिक कहने का मतलब है कि जो उसमें लक्षण होते हैं तो उसी लक्षण का इलाज करते हैं। यदि बुखार है तो बुखार की दवाई देते हैं,
सर्दी खांसी है तो सर्दी खांसी की मतलब दवाई देते हैं, सांस लेने में तकलीफ है तो फिर उसका दवाई देते हैं। स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, हमारा इंडिया अभी बहुत ही तेज़ी से इसके जो अगला स्टेप है जो कि वैक्सीन जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो ट्रायल फेज में कल से आ जाएगा। 7 तारीख से जो ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है, लगभग 10 या 12 सिटीज़ में ह्यूमन ट्रायल कल से शुरू हो गया। तो यदि भगवान की कृपा रही और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा, हमारे यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगा। तब तक हम पूछे, अभी तक इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। तो हम अपने आप को बचाएं कैसे? आप सबने सुना होगा और हर जगह कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि बचाव ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो अपने आप को कैसे बचाएं? तो आप सब ने टीवी पे, पेपर में, रेडियो में सब जगह सुनते हैं कि इस बीमारी से बचने का जो 2 महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है आपको। क्या? एक हैंड वॉश, इसको हम कहते हैं हैंड हाइजीन, और दूसरा टर्म होता है कफ एटिकेट। तो यही 2 चीज़ें इसका मूल मंत्र है इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रखने का और अपने घर परिवार और समाज को सुरक्षित रखने का। हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन में हैंड वॉश। हैंड वॉश के एक मैं स्टेप्स मैं बताऊंगा कि इसमें 6 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉश करने का। उसमें 30 सेकंड तक आपको कम से कम होना चाहिए, 20 to 30 सेकंड का टाइम लगता है उसमें। तो आप सबको पता है कितने स्टेप्स होते हैं इसमें? हाँ बताओ। 6 स्टेप होते हैं, वेरी गुड। तो इसको हमने एक निमोनिक्स के जरिए याद किया हुआ है और प्रैक्टिस में चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। इसको हम कहते हैं सुमन के, सुमन SUMAN और लास्ट में के। उसको हम 6 स्टेप में याद रखते हैं। तो जब भी हम हैंड वॉश करेंगे तो जो हमने हाथ में अंगूठी, घड़ी वगैरह जो भी पहन रखा है उसको पहले खोल लेंगे, हाथ में सोप लेंगे, अच्छे से साबुन लेंगे, फिर उसको झाग बना के। पहला स्टेप क्या था? एस फॉर सीधा, और हर स्टेप को 5 बार करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उल्टा, इसको भी 5 बार। इंटरलैसिंग बिटवीन फिंगर्स जरूर होना चाहिए, मतलब कि उंगली के बीच बीच में, तभी जाके जो उसकी जो गति है वो हटेगी। सेम आपको इसके लिए करना है 5 बार, ठीक है। सीधा, उल्टा। अब आती है बात एम फॉर मुट्ठी। मुट्ठी हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते मुट्ठी, दिख रहा है पीछे सबको? ऐसे बना के मुट्ठी ऐसे, और ये जो अंगूठा है हमारा इस पे आना चाहिए, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, दिख रहा है। फिर सेम स्टेप इस हाथ के लिए भी, हर स्टेप को दोनों हाथ के लिए रिपीट करना है। मुट्ठी पहुंच गए। अब आती है बात ए फॉर अंगूठा। अंगूठा को हम ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे, ठीक, फिर ऐसे। अब लास्ट क्या बच गया? एन फॉर नाखून या नेल्स कह लें। इसको हम इस पे करें या ऐसे करें या ऐसे करें, 5 बार इसको इधर से घुमाएं, फिर 5 बार इसको घुमाएंगे। नाखून हो गया। सबसे लास्ट में कलाई, 5 बार, ठीक है। और फिर हम इसको रिंस करेंगे पानी में, और हाथ को नीचे की तरफ नहीं रखना, हमेशा ऊपर की तरफ रखना। प्रेफरेबली यदि कोई ड्रायर है तो वहाँ सुखाएंगे। उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद किसी चीज़ को टच नहीं किया जाता है आइडियली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। ये हो गया आपका हैंड वॉश का। अब बात करते हैं कफ एटिकेट्स की। अब देखो, खांसना छींकना इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। तो वैसे कंडीशन हम क्या करेंगे? यदि आपके पास में कोई टिश्यू पेपर है, कुछ है, तो आप उसको जब भी खांसी ठीक हो तो उसको यूज़ करें। और उसको जब हम डिस्कार्ड करेंगे, कहाँ पे करेंगे? जो फुट ऑपरेटेड डस्टबिन होता है जिसमें लिड लगा हो, वो यूज़ करें और उसमें हम डालें, ठीक है। यदि येलो बैग मिल रहा है वहाँ पे तो और अच्छी बात है, यदि नहीं भी मिल रहा है तो जो भी डस्टबिन है वहाँ जो कवर्ड लीड वाला है उसमें हम डालेंगे, ठीक। यदि वो नहीं मिला तब हम क्या करेंगे? वैसे कंडीशन में आपके पास में हैंकी भी नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? एल्बो का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं इसका यूज़? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पोर्शन हमारा लीस्ट कॉन्टैक्टेड पार्ट में से आता है। इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ताकि यहाँ पर यदि इन्फेक्शन हो भी जाए तो मतलब कि हम जो स्प्रेड कर रहे हैं वो यहाँ तक आ गया, इसके बाद वो आगे फर्दर वो ट्रांसमिट नहीं करेगा, दूसरे को किसी को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ये इसीलिए कहा जाता है कि इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप आपको बचने का। अब बात आती है कि आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं,
एक तो मैंने आपको बता दिया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उससे पहले हैंड वॉश करना आपको। दूसरा, हम अपने आप को कैसे बचाएं, वो तो हमने कर लिया। सपोज करो कि सामने वाला कोई खांस दिया, छींक दिया आपके सामने में, और आपने कोई पीपी किट नहीं पहना हो, तो आप तो खाम में इन्फेक्टेड हो गए। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए जो पीपीई किट होता है, जो जिसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं, उसका यूज़ करना होता है। उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो जनरल पब्लिक के लिए और आम लोगों के लिए है, उसमें से 2 ही चीज़ ज़रूरी है, आपका मास्क और दूसरा बहुत से बहुत आप ग्लव्स लगा सकते हैं। बाकी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे हेड कवर हो, शू कवर हो, गाउन हो, फेस शील्ड हो, गॉगल्स हो, ये सारे के सारे चीज़ किसके लिए होता है, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर है। यदि आप पॉजिटिव पेशेंट के साथ में रह रहे हैं, आपकी मजबूरी है उसके साथ में रहना, तो आपको इन सब चीज़ों के साथ में रहना होगा, जिसको भी वो सर। तो यार फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने घर पे। तो यार वहाँ पे जो ब्रीफ में डिस्कशन हुआ है ना हमारा कोविड-19 के ऊपर, वो आपने देखा होगा वीडियो में। तो यार जो बेसिकली मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, मैं अपने वर्ड से बता रहा हूँ कि बेसिकली बात ये है कि जो हमें ना, जिसका सिम्टम नहीं पता कोविड-19 का, उससे हमें ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसका पता ही नहीं है हमें कोविड-19 का क्या सिम्टम है। बुखार वगैरह तो हमें पता है, पूरी दुनिया को पता है बुखार है, खांसी है, जो भी है, जो है जैसे भी सिम्टम है इसके, तो सबको पता है, हमें भी पता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिसके सिम्टम ही नहीं पता चल रहे, और उसका क्या किया जाए। तो यार अच्छा खाएं, काढ़ा वगैरह पिए सुबह शाम, और बेसिकली विटामिन पे ज़्यादा फोकस रखें। बाकी कोई भी आपको डाउट रिलेटेड कोरोना वायरस, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें, हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे सिर्फ आपके लिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट सजेशन देंगे। ठीक है, थैंक यू।